Soul Talk is brought to you by Godlywood Studio, Brahma Kumaris. स्माइल होम के नाम से एक सेंटर विकसित हुआ जिसमें आज के डेट में लगभग 40 पुरुष ऐसे हैं जो पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो दिए। माताओं के लिए भी एक सेंटर खोला मातृ छाया के नाम से। आप माउंट आबू राजस्थान में जाके एक बार देखिए कि वहाँ शांति किस तरह बह रही है, किस तरह से लोग शांतिमय तरीके से पूरे जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भागम भाग नहीं है। मैं आज़ाद पांडे गोरखपुर से। जिस समय हमारे देश में आज का युवा अपनी ज़िंदगी की आपाधापी में भाग रहा होता, मैं भी भाग रहा था, उस रेस में मैं भी शामिल था, लेकिन वो रेस कहीं और जानी थी। नियत को कुछ और मंजूर था और रेस 17 अगस्त 2006 को अचानक से ख़त्म हो गई। उसके बाद पूरी दिशा और दशा दोनों बदल गई। एक रोड एक्सीडेंट में पूरा सर जो हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया और मैं अस्पतालों में दिन रात काटने लगा। काफ़ी समय लगा, ठीक हुआ, इलाज हुआ, पूरी चेतन शक्ति नहीं आ पा रहे थे, लेकिन नियत तो कुछ और मंजूर था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे दिसंबर में दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार मैं कर रहा था और ट्रेन से गिरी हुई गंदगी को एक छोटी सी बच्ची खा रही थी, जिसे देखने के बाद वो चेतन शक्ति जो पूरी तरह से मृत हो चुकी थी, उसने देखा कि एक बच्ची गंदगी खा रही है। और फिर समय बीतता गया, मैं दिल्ली गया, मैं इलाज के लिए एम्स में जो कुछ भी हमारी चिकित्सकीय सुविधाएं जो हमें मिली हैं, उसके बाद मैं वापस आया। फिर वो लड़की को खोजने के लिए, उस लड़की से मिलने के लिए रोज़ स्टेशनों को जाना, घर वाले ले जाते थे, छोड़ दिए और मैं जाने लगा। उस लड़की का तो पता नहीं था कि वो कहाँ गई, लेकिन एक नया बच्चा, एक नया लड़का रोज़ मिलता रहा। रोज़ नए नए बच्चे मिलते रहे और उनके साथ समय बिताने लगे। मुझे नहीं पता था कि दिशा कहाँ ले जाएगी, लेकिन ये धीरे 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 रोज़ स्टेशनों पे जाना और रोज़ उन बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ खेलना कूदना, कब ये चीज़ें संगठित रूप से विकसित हो गईं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा। बहुत सारे बच्चे रोज़ आने लगे, रोज़ शाम को रेलवे स्टेशन पे क्लास लगने लगी, बच्चे उसमें पढ़ने लगे। वो बच्चे जो दिन भर मजदूरी से लेकर देहदूरी तक में व्यस्त थे, धीरे धीरे वो बच्चे आने लगे और उन बच्चों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग आने लगे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, जिन्हें अपने पूरे शारीरिक गतिविधियों पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद उन बच्चों को कुछ खाने के लिए मिलता था, कुछ भी स्वल्पाहार, वही स्वल्पाहार मानसिक विक्षिप्तों को भी मिल जाता था। धीरे धीरे ये गतिविधि बढ़ती रही, समय ने करवट बदला और रेलवे स्टेशन पे लगभग हमको लगता कि 3 से 4 साल हम लोगों ने क्लास रेलवे स्टेशन में चलाई। उसके बाद कुछ व्यवस्था बदली, कुछ रोड़े आए और हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर हो गए। फिर सड़क पे क्लासें चलने लगी और रेल से लगातार हम लोग अपनी बातचीत रखते रहे, लड़ाई लड़ते रहे और उसके बाद ये पूरे बच्चों का एक सेंटर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में हमें एक जगह दी गई, अंत्योदय कल्याण केंद्र के अंदर। गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजन पांडियन के सहयोग से बहुत सारे लोगों की दुआएं, सहयोग और स्माइल होम के नाम से एक सेंटर विकसित हुआ, जिसमें आज के डेट में लगभग 40 पुरुष ऐसे हैं जो पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो दिए। घर वाले उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लगातार हम उनका घर खोजते रहते, लगातार उनको घर भेजते रहते। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने घर भेज दिया और फिर हमें दूसरी तरफ मोड़ा गया और हम लोगों ने माताओं के लिए भी एक सेंटर खोला मातृ छाया के नाम से, जिसमें लगभग 20 के आसपास रेगुलर संख्या रह रही है। 17, 18, 14, 15 बढ़ती रहती है संख्या। महिलाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब वो महिलाएं जो पूरी तरफ से मानसिक संतुलन खोती हैं, उसमें एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। एक महिला आई हमारे पास, जिसे हम लोग ले आए, 2 महीने तक रखे। 2 महीने तक वो भोजन अपना बहुत हल्का लेती रही और हम लोग को अंदाज़ा नहीं लगा। और एक दिन अचानक से उसने वोमिटिंग शुरू की और 70 पन्नियाँ उसने उल्टी की।
वो 70 पन्नियाँ देखने के बाद हम भौचक्के रह गए। जब हम 2 पूड़ी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें बदहज़मी हो जाती है, और एक महिला के पेट में 70 पन्नियाँ पड़ी हैं, वो जिंदा है, उसकी तबीयत नहीं खराब है, उसके पेट में दर्द नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के रूप है। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद जब समाज कहता है कि पागल है, तो हम नहीं कहते। हमारी अपनी एक अलग सोच है इनके लिए, तो एक बार उसको समझिएगा और महसूस करिएगा कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी स्माइल रोटी बैंक टीम क्या सोचती है उनके बारे में, हमारी मातृछाया की टीम, हमारी स्माइल होम की टीम क्या सोच रही है उनके बारे में। निश्चित रूप से इस पूरी दुनिया को हम प्रैक्टिकल लैब समझते हैं, और ये जो विक्षिप्त रूप से समाज में पड़े सड़े गले लोग हैं, ये प्रैक्टिकल के लिए प्रभु ने धरती पे भेज दिया। और हमको जो भी क्षमता दी है, हमें और आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध कराया है, उस परम सत्ता ने जो संसार को चलाया, वो ये देखना चाहती है कि हम जो साधन संसाधन दिए हैं वो उचित व्यक्ति को दिए हैं कि नहीं दिए। आपके ऊपर ये सवाल है कि आपके पास घर है, गाड़ी है, अस्पताल है, सब कुछ है, और आपके समाज में कुछ लोग सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, खाने बिना मर रहे हैं, नाली से पानी पी रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सवाल आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो इस प्रैक्टिकल लैब में भगवान ने वो सब अपने गढ़ बना के भेजे हैं, क्योंकि अब इसका अंदाजा लगाइए कि एक महिला के पेट में 70 पन्नी है, उसको कोई समस्या नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान उसके साथ होगा। तो भगवान का नुमाइंदा है, वो भगवान का रूप है। ऐसे जो लोग भी आपको समाज में दिख रहे हैं, उनकी रक्षा परमात्मा करता है, उनको परमात्मा देखता है। तो उस प्रैक्टिकल लैब में हम कितना सफल हो पा रहे हैं, हम अपना कितना सर्वस्व दे पा रहे हैं, हम उनकी सुविधा के लिए, हम उनके बेहतर जीवन के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मानव होना सफल है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बार आईना देखिएगा और अपनी मानवता के ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर और अपने जिंदा होने पर एक सवाल खड़ा करिएगा कि आप जिंदा हैं या नहीं। और अगर आप जिंदा हैं, तो निश्चित रूप से उन जिंदा लोगों की मदद करिए, उनका सहयोग करिए, जो आज केवल अपनेपन की महरूमियत के कारण, केवल अपनेपन के ठुकराव के कारण वो आज सड़कों पर दर बदर हैं। क्योंकि प्रकृति का डंडा कहाँ चलेगा कोई ठिकाना नहीं है, आज वो कल हम। तो साथियों, आपको ये देखना हो कि निश्चित रूप से जो ये व्यवस्था है, ये जो आपको दिख रही है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने जीवन की जो भागम भाग है उससे थोड़ा सा आप किनारे हो, थोड़ा शांति मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर से एक आवाज़ मिलेगी। फिर आप सोचेंगे कहाँ जाएं, तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारे ऐसे केंद्र बिंदु हैं। निश्चित रूप से जब आप खोजेंगे तो आप वहाँ पहुँच पाएंगे। आप माउंट आबू राजस्थान में जाके एक बार देखिए कि वहाँ शांति किस तरह बह रही है, किस तरह से लोग शांतिमय तरीके से पूरे जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भागम भाग नहीं है, भागम भाग हमारी जिंदगी में। तो हमें एक बार उधर मुड़ना होगा, हमें उधर पहुंचना होगा। थोड़ा सा जब अपने चित्त को, अपने मन को जब हम शांत करेंगे, तो हम बेहतर दिशा में, और हम समाज के लिए, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए और मनुष्यता के लिए कार्य कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर अपने अंदर मजबूती लानी है, तो थोड़ा सा हमें उस दिशा में बढ़ना होगा, आध्यात्म की दिशा में थोड़ा सा अग्रसर होना होगा। तो साथियों, आपको ये देखना होगा कि निश्चित रूप से जो ये व्यवस्था है, ये जो आपको दिख रही है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने जीवन की जो भागम भाग है उससे थोड़ा सा आप किनारे हो, थोड़ा शांति मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर से एक आवाज़ मिलेगी। फिर आप सोचेंगे कहाँ जाएं, तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारे ऐसे केंद्र बिंदु हैं। निश्चित रूप से जब आप खोजेंगे तो आप वहाँ पहुँच पाएंगे। आप माउंट आबू राजस्थान में जाके एक बार देखिए कि वहाँ शांति किस तरह बह रही है, किस तरह से लोग शांतिमय तरीके से पूरे जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भागम भाग नहीं है, भागम भाग हमारी जिंदगी में। तो हमें एक बार उधर मुड़ना होगा, हमें उधर पहुंचना होगा। थोड़ा सा जब अपने चित्त को, अपने मन को जब हम शांत करेंगे, तो हम बेहतर दिशा में, और हम समाज के लिए, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए और मनुष्यता के लिए कार्य कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर अपने अंदर मजबूती लानी है, तो थोड़ा सा हमें उस दिशा में बढ़ना होगा, आध्यात्म की दिशा में थोड़ा सा अग्रसर होना होगा। जय हिंद, जय भारत।